वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने बैक्टीरियोफेज पढ़ा था और बैक्टीरियोफेज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे। तो आज हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज का जीवन चक्र। तो बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लाइटिक और सेकंड है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। तो जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या है? एक टाइप का वायरस है, क्योंकि हम वायरस को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है। और ये वायरस क्या करता है? बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरिया का भक्षण करने वाला वायरस, इसलिए इसे बैक्टीरियोफेज कहा है। और इस बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल या जीवन चक्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। तो लाइटिक है आपके लयनकारी और लाइसोजेनिक है लयन। ठीक है, तो आपके फर्स्ट बात करते हैं हम लाइटिक साइकिल की। तो जैसे कि मैंने बता दिया, और शायद कि प्रीवियस क्लासेस में जब मैं बैक्टीरिया पढ़ा रही थी तो बैक्टीरिया में होने वाले डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्शंस को, जिन्हें हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, उन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में इसको कुछ हद तक मैं कवर करवा चुकी हूँ। तो यहाँ समझने में आसानी रहेगी कि जो बैक्टीरिया की लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है वो एक्चुअल में होती क्या है। तो फर्स्ट हम लेते हैं लाइटिक लाइफ साइकिल। तो लाइटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि इसमें बैक्टीरियोफेज किसी जीवाणु कोशिका पे जाके अटैच होता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लाइटिक लाइफ साइकिल की या लयनकारी लाइफ साइकिल के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि एड्सॉर्प्शन एंड अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज मीन्स अधिशोषण व जुड़ना। तो इस स्टेप में क्या होगा कि कंसिडर करो कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, तो इस बैक्टीरियल सेल में अटैचमेंट एंड एब्जॉर्प्शन स्पेस में क्या होगा कि कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरियल सेल पे जाके आक्रमण करता है। आक्रमण करने से पहले क्या होगा, ये उस ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे जाके चिपकता है या अधिशोषण करता है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि ये उस बैक्टीरिया की कोशिका के जाकर चिपकेगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो इसमें ये हो गई। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जैसे कि ये है बैक्टीरियल सेल और ये है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये इसकी सरफेस पे आके चिपक गया। अब क्या करेगा, इसका होगा अटैचमेंट। तो अटैचमेंट कैसे होगा कि जो मैंने बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर बताई थी, उस स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि उसका मीन्स किसका, बैक्टीरियोफेज का जो टेल पोर्शन होता है या टेल वाला पार्ट होता है उस पर टेल फाइबर्स पाए जाते हैं, जो नलिकाकार संरचना होती है उसकी ठीक है, जो नलिकाकार संरचना होती है। तो
ये क्या करेगा, बैक्टीरियोफेज उन नलिकाकार संरचनाएं जिन्हें टेल फाइबर्स कहते हैं उसकी सहायता से उस बैक्टीरियल सेल से जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी जाके अटैच हो जाए। उसको क्या करना होता है कि सबसे पहले वायरस की एक विशेषता होती है कि ये होस्ट स्पेसिफिक होता है। होस्ट स्पेसिफिक मतलब ये किसी विशिष्ट या पर्टिकुलर स्पीसीज में इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये पहले अपने अनुकूल होस्ट का या अपने स्पेसिफिक होस्ट का सिलेक्शन करेगा, उसकी सतह पे जाके अटैच होगा। अटैच होने के बाद में टेल फाइबर्स की हेल्प से वो उसको जकड़ लेगा या पकड़ लेगा। ठीक है, ये इस बैक्टीरियल सेल का खुद का डीएनए होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये जो बैक्टीरियल सेल होता है कि ऐसा नहीं है कि ये जैसे बैक्टीरियल सेल है तो ये कहीं पे भी जाके अटैच हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो बैक्टीरियल सेल होती है उस बैक्टीरियल सेल में विशिष्ट ग्राही स्थल होते हैं। विशिष्ट ग्राही स्थल वे स्थल होते हैं जहाँ पे बैक्टीरियोफेज आके चिपकता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उस पर बैक्टीरियोफेज आके जुड़ेगा। जुड़ने के बाद में उसको टेल फाइबर्स की हेल्प से पकड़ लेगा। तो कहाँ पकड़ेगा, सेल वॉल को। तो जो बैक्टीरिया की आउटर सरफेस होती है या सेल वॉल होती है उस सेल वॉल पे विशिष्ट प्रकार के ग्राही स्थल पाए जाते हैं और उन विशिष्ट प्रकार के ग्राही स्थल पे जाके बैक्टीरियोफेज चिपक जाता है। उसके बाद में क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल मीन्स आनुवंशिकी पदार्थ का विमोचन। तो इस स्टेप में क्या होगा कि जो ये बैक्टीरियोफेज था इस बैक्टीरियोफेज का आनुवंशिकी पदार्थ जो कि डीएनए है यहाँ, तो वो अपना आनुवंशिकी पदार्थ बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर देता है। तो क्या होगा इस प्रोसेस में कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पर उपस्थित विशिष्ट ग्राही स्थल से जाके चिपक जाएगा और वहाँ पर चिपकने के बाद में क्या करेगा कि इस बैक्टीरिया में विशिष्ट प्रकार के लाइसोजेनिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इसे लाइटिक लाइफ साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बैक्टीरिया पर बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन करता है तो इन्फेक्शन के तुरंत बाद में जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है नए फैग पार्टिकल्स या नए विभोजी कणों का सिंथेसिस हो जाता है। तो वे जो फैग पार्टिकल्स होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण जो संक्रमित बैक्टीरियल सेल होती है वो संक्रमित बैक्टीरियल सेल फट जाती है। फट जाने के कारण इसे लाइटिक लाइफ साइकिल कहते हैं और इस प्रकार के बैक्टीरिया को लाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। लाइटिक बैक्टीरिया मीन्स जो संक्रमण के तुरंत बाद में फट जाता है। तो इस प्रोसेस में सेल वॉल के विशिष्ट ग्राही स्थल पे बैक्टीरियोफेज आके चिपकेगा। चिपकने के बाद में जो बैक्टीरियोफेज होता है इस बैक्टीरियोफेज में विशेष प्रकार के लाइसोजेनिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजेनिक एंजाइम क्या करेंगे कि जो सेल वॉल में उपस्थित म्यूकोपेप्टाइड होता है, मैंने बताया था बैक्टीरियल सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, म्यूकोपेप्टाइड की। तो ये जो म्यूकोपेप्टाइड होता है इस म्यूकोपेप्टाइड का अपघटन कौन करता है, बैक्टीरियोफेज में उपस्थित लाइसोजेनिक एंजाइम, जिसकी सहायता से म्यूकोपेप्टाइड का अपघटन हो जाता है और वहाँ पे एक छिद्र का निर्माण हो जाता है। और जब इस छिद्र का निर्माण होता है तब इस बैक्टीरियोफेज के कैप्सूल में उपस्थित या प्रोटीन से आवृत आनुवंशिकी पदार्थ बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मुक्त हो जाते हैं और बैक्टीरियोफेज के टेल फाइबर्स और प्रोटीन युक्त भाग
बैक्टीरिया के बाहर ही रह जाते हैं। मीन्स केवल और केवल बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में किसका स्थानांतरण हुआ, आनुवंशिकी पदार्थ का स्थानांतरित हुआ, और प्रोटीन और टेल फाइबर, टेल प्लेट आदि, बेसल प्लेट आदि बाहर ही रह जाते हैं। फिर क्या होता है इसमें, मल्टीप्लिकेशन, या मैं यूँ कहूँ कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए। तो ओवरऑल तो क्या हुआ कि इसमें इंजेक्शन हुआ, किसका, इंजेक्शन या इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया के आनुवंशिकी पदार्थ का इसमें प्रवेश हो गया। ठीक है, अब प्रवेश होने के बाद में क्या होगा कि ये कंप्लीटली कौन, बैक्टीरियोफेज डीएनए। तो ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है वो कंप्लीटली बैक्टीरियल सेल पे अपना कंट्रोल कर लेता है। मैंने पहले बताया था कि ये क्या करते हैं, जब किसी सेल पे ये आक्रमण करते हैं, उसके बाद में जब इन्फेक्शन करते हैं तो ये क्या करेंगे कि ये उस बैक्टीरियल सेल के जितने भी सिंथेसिस होते हैं उस पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, इस बैक्टीरियल डीएनए पे अपना कंट्रोल कर लेते हैं या अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। फिर ये अपने नए फैग पार्टिकल्स का सिंथेसिस शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें इनका सिंथेसिस हो रहा है। तो ये ओवरऑल इसका सिंथेसिस कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, सिंथेसिस करने के बाद में कुछ हद तक ये बैक्टीरियल डीएनए के साथ अपना रेप्लिकेशन करते रहते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एक तो है बैक्टीरियल डीएनए, एक होता है फैग का डीएनए। तो जब ये बैक्टीरियल सेल पे इन्फेक्शन करता है तो उस पर पूरी तरह अपना नियंत्रण कर लेता है। तो जैसे जैसे और उससे अटैच हो जाता है, तो जैसे जैसे ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए अपना रेप्लिकेशन या पुनरावर्तीकरण करता है, अपना रेप्लिकेशन करता है, मीन्स अपने डीएनए की संख्या बढ़ाता है, वैसे वैसे उसी के साथ ये फैग का डीएनए भी अपना रेप्लिकेशन करता रहता है। क्योंकि इसमें खुद के तो कोई अंग नहीं होते, इसलिए बैक्टीरिया सेल के डीएनए के साथ ही अपना रेप्लिकेशन ये करता रहता है और इस तरह अपनी संख्या में वृद्धि करता है। मीन्स अपनी आवश्यकता या वृद्धि के लिए प्रोटीन, एंजाइम्स और आनुवंशिकी पदार्थ का ये सिंथेसिस करता रहेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब ये इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और इन फैग पार्टिकल्स की जो संख्या होती है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा होने के बाद में इसमें एक स्टेप और आता है कि ये जो होस्ट सेल होती है, यहाँ होस्ट सेल क्या है, बैक्टीरिया। तो ये जो होस्ट सेल होती है वो फैग पार्टिकल्स का सिंथेसिस शुरू कर देती है। मैंने बता दिया कि जब कोई वायरस किसी सेल पे इन्फेक्शन करता है तो उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो नियंत्रण में कैसे लिया कि उसने इस बैक्टीरिया के आनुवंशिक पदार्थ को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो जिससे क्या होता है, जैसे जैसे इस बैक्टीरिया का डीएनए अपनी संख्या में वृद्धि करेगा या रेप्लिकेशन करेगा, वैसे वैसे इस फैग पार्टिकल्स का सिंथेसिस भी शुरू हो जाता है। और इस स्टेप को क्या कहते हैं कि परपोषी कोशिका का विभोजी या परपोषी कोशिका का विभोजीकरण, संश्लेषित कोशिका में रूपांतरण या होस्ट सेल प्रोड्यूसिंग या होस्ट सेल कन्वर्जन इनटू अ फैग पार्टिकल सिंथेटिक सेल्स। ठीक है, तो परपोषी कोशिका का विभोजीकरण संश्लेषण में रूपांतरण। तो ऑब्वियसली
ये कोशिका अपने डीएनए के साथ साथ विभोजीकरण के डीएनए का और उसके पार्ट्स का या उसके अन्य भागों का संश्लेषण शुरू कर देती है। तो यह विभोजीकरण का संश्लेषण ही शुरू कर रही है। तो एक स्टेज क्या आएगी कि इस तरह, तो इसमें फैग पार्टिकल्स का निर्माण हो गया कि उसमें आरएनए व प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगता है। प्रोटीन तो क्या करेगा, उसके आवरण का निर्माण करेगा, और आरएनए और डीएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करेगा, उसके आनुवंशिकी पार्ट का निर्माण करेगा। बाकी के जो एंजाइम्स वगैरह है उसके टेल फाइबर्स आदि का निर्माण करेंगे। तो ओवरऑल ये उसके पार्ट्स का निर्माण हो गया। अब क्या होगा, समायोजन। तो ये स्टेप क्या हो गई, प्रोटीन व आनुवंशिकी पदार्थ का समायोजन। तो इसमें क्या होगा कि ये जो अलग अलग पार्ट्स का सिंथेसिस हुआ था, ये पार्ट्स क्या करेंगे, एक दूसरे से समायोजित हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। ठीक है, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इनकी संख्या उस बैक्टीरियल सेल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ जाने के कारण क्या करते हैं कि ये जो नए फैग पार्टिकल्स बने हैं, जिन्हें हम संतति बैक्टीरियोफेज भी कह सकते हैं, तो ये जो नए फैग पार्टिकल्स प्रोटीन व आनुवंशिक पदार्थ के समायोजन से बने हैं, ये क्या करेंगे कि ये अपने अंदर उपस्थित विशिष्ट प्रकार के एंजाइम की हेल्प से या लाइसोजेनिक एंजाइम की हेल्प से इस सेल को फाड़ देते हैं, या इनके अत्यधिक संक्रमण से ये जो बैक्टीरियल सेल होती है, ये बैक्टीरियल सेल फट जाती है, और फट जाने के कारण ये आनुवंशिक पदार्थ या ये नए फैग पार्टिकल्स वातावरण में मुक्त हो जाते हैं और किसी नई बैक्टीरियल सेल को संक्रमित करने का कार्य करते हैं। तो ओवरऑल अगर लाइटिक साइकिल की बात करें तो लाइटिक साइकिल इन्फेक्शन के तुरंत बाद में फट जाती है, क्योंकि इनमें जो फैग पार्टिकल्स हैं इनका सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है और इसमें कोई भी रिप्रेसर प्रोटीन नहीं पाई जाती है। फिर आता है आपके सेकेंड स्टेप या लाइफ साइकिल का सेकेंड पार्ट, जिसे कहते हैं लाइसोजेन या लयकारी लाइफ साइकिल। अब इस स्टेज में क्या होगा कि कंसिडर करो सेकंड है लाइसोजेनिक। जिस प्रकार लाइटिक बैक्टीरियल सेल इन्फेक्शन के तुरंत बाद फट जाती है, इस प्रकार की लाइफ साइकिल में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि उसी प्रकार से बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के सेल वॉल के विशिष्ट ग्राही स्थल पे या विशिष्ट रिसेप्टर पे आके चिपक जाएगा। चिपकने के बाद में टेल फाइबर्स की हेल्प से उसकी सेल वॉल को जकड़ लेगा। उसमें उपस्थित विशेष प्रकार के लाइसोजेनिक एंजाइम की हेल्प से वो उस सेल वॉल की म्यूकोपेप्टाइड का अपघटन कर देता है, जिससे कि उसकी सेल वॉल में छिद्र बन जाता है और वह बैक्टीरियोफेज अपना आनुवंशिकी पदार्थ सेम लाइटिक लाइफ साइकिल की तरह ही उसके कोशिका द्रव में अपना आनुवंशिकी पदार्थ स्थानांतरित कर देता है। फिर क्या होता है कि उसमें तो क्या होता है कि वो पूरी तरह उसको कंट्रोल कर लेता है, किसको, बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेता है और बैक्टीरियल डीएनए के साथ ही अपना सिंथेसिस शुरू कर देता है। लेकिन क्या होता है, जो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया के कोशिका द्रव्य में विशेष प्रकार की
सप्रेसर प्रोटीन या जिसे बोल सकते हैं हम विशेष प्रकार की दमनकारी प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें ये विशेष प्रकार की दमनकारी प्रोटीन नहीं पाई जाती, जबकि इस प्रकार के मीन्स लाइसोजेनिक बैक्टीरिया में इन्फेक्शन तो वैसे ही होता है, लेकिन क्या होता है कि जब उसका किसका बैक्टीरियोफेज का आनुवंशिक पदार्थ बैक्टीरिया में आता है तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में विशेष प्रकार की दमनकारी प्रोटीन उपस्थित होती है। ये दमनकारी प्रोटीन ये निर्धारित करती है कि बैक्टीरिया लाइटिक होगा कि लाइसोजेनिक होगा, मीन्स बैक्टीरिया में तुरंत लयन होगा या नहीं होगा, ये इस दमनकारी प्रोटीन पर निर्भर करता है। अगर किसी बैक्टीरियल सेल में ये दमनकारी प्रोटीन पाई जाती है तो उस बैक्टीरिया का लाइसिस जल्दी से नहीं होगा, मीन्स वो बैक्टीरिया फटेगी नहीं। तो ये किस बात पे निर्भर करता है, इस दमनकारी प्रोटीन पे। तो इसमें होता तो वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ होता है बैक्टीरियोफेज का वो उसी प्रोसेस की तरह सेम ये प्रोसेस होती है कि आनुवंशिक पदार्थ इसमें प्रवेश कर गया, लेकिन इसके कोशिका द्रव्य में विशेष प्रकार की दमनकारी प्रोटीन होती है। ये दमनकारी प्रोटीन उसके mRNA सिंथेसिस को या उसके ट्रांसक्रिप्शन या मैं यूँ कहूँ कि अनुलेखन को प्रभावित करती है। तो जब mRNA सिंथेसिस को प्रभावित करेगी या mRNA सिंथेसिस को रोक देती है, जिससे कि क्या होता है कि जो फैग के पार्टिकल्स होते हैं वो फैग के पार्टिकल्स बनते तो हैं, लेकिन उसके आनुवंशिक पदार्थ के सिंथेसिस पे किसकी रोक होती है, दमनकारी प्रोटीन्स। तो इसमें क्या होगा कि कोशिका द्रव्य में जो दमनकारी प्रोटीन होती है वो उसके mRNA सिंथेसिस को रोक देती है, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो बैक्टीरियोफेज का RNA या DNA होता है, ये बैक्टीरियोफेज का आनुवंशिक पदार्थ किससे अटैच होगा, बैक्टीरियल DNA से, और प्रोफाज का निर्माण करता है। तो साइटोप्लाज्म में विशिष्ट प्रकार की दमनकारी प्रोटीन होने के कारण या उपस्थित होने के कारण फैग के mRNA सिंथेसिस पर रोक लगा देती है। फिर बैक्टीरियोफेज के आनुवंशिक पदार्थ का बैक्टीरियल DNA के साथ समायोजन हो जाता है या अटैचमेंट हो जाता है, जिससे कि प्रोफाज का निर्माण होता है। तो यह है इस बैक्टीरिया का बैक्टीरियल DNA, और इसमें थोड़ा सा सेगमेंट किसका आ गया, बैक्टीरियोफेज का, तो इसे क्या कहेंगे, प्रोफाज। तो यहाँ पे जो सर्कुलर शेप है इसे कहूँगी मैं यहाँ पे बैक्टीरियल DNA, और ये सर्कुलर जो शेप है, सॉरी ये स्पाइरल जो शेप है इसे मैं कहूँगी फैग DNA। तो ये कंबाइन होके प्रोफाज का निर्माण कर लेती है या एक ट्रांजिशन स्टेज का निर्माण करते हैं, मध्यवर्ती स्टेज का निर्माण करती है। तो इसमें क्या होता है कि जब तक इस दमनकारी प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है तब तक इसमें सेल फटती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये दमनकारी प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है या बंद हो जाता है, या मैं यूँ कहूँ कि इस दमनकारी प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाता है, तो ये फैग पार्टिकल्स अचानक से सिंथेसिस शुरू कर देते हैं। सिंथेसिस करके अपने नंबर्स में ग्रोथ करने लग जाएंगे, और जैसे जैसे अपने नंबर ग्रोथ करेंगे वैसे वैसे फैग पार्टिकल्स का सिंथेसिस शुरू हो जाएगा, और ये फैग पार्टिकल्स के विभिन्न पार्ट्स एक दूसरे से मिलके, मीन्स प्रोटीन और आनुवंशिक पदार्थ मिलके नए फैग पार्टिकल्स बनाएंगे, और ये नए फैग पार्टिकल्स दमनकारी प्रोटीन के अनुपस्थिति में उस सेल को फाड़ देते हैं, या उस सेल का लाइसिस हो जाता है और ये फैग पार्टिकल्स मुक्त हो जाते हैं। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या आएगा
कि इसमें उपस्थित जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें दमनकारी प्रोटीन होती है, जिसके कारण सेल अचानक से नहीं फटती है और ओवरऑल प्रोसेस वही होती है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट शुरू करूँगी। थैंक यू।